नमस्कार, जय हिंद। और मैं वैभव सिंह और स्टडी विद वैभव में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग अभी शुरू करने वाले थे, जो एसएससी जीडी का सेट पढ़ रहे थे, 2021 का सेट लगा रहे थे। और 2021 का पहला सेट, जो पहला पेपर हुआ था 16 नवंबर वाला, 16 नवंबर के पेपर को पूरा लगाने वाले थे। मैंने इसका एक वीडियो आज और भी बनाया है, एक वीडियो बनाया है कि मैं पूरा सिलेबस आपको डिफाइन करूँगा। पूरा सिलेबस आप लोग आराम से देखिए, उसमें जाके मैंने पूरा पेपर 16 तारीख का एक लगा के रखा है, जिससे आपको ये अंदाज़ा लग पाएगा कि पेपर आया कैसे था। पेपर को समझना बहुत ज़रूरी है। पेपर पहले समझ लीजिए कि सिलेबस अभी आपके पास 60 से 70 दिन है, और सिलेबस बहुत अच्छे से समझिए। सिलेबस को अगर आपने एक दिन भले दे दिया, आपको लगेगा कि एक दिन मेरा चला गया सिलेबस समझने में, लेकिन अगर आपने एक रास्ता एक बार समझ लिया ना, तो बार बार भटक के 20 लोगों से पूछने से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार खुद से सिलेबस को देखिए। और सिलेबस को कहाँ देखना है आपको? सिलेबस को जो आप लोगों को देखना है, वो देखना है कि प्रीवियस ईयर पेपर से। तो मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा जो 100 क्वेश्चन है उसका बनाया है। जैसा भी आप लोग देख लीजिएगा, 1 से 100 तक का पूरा क्वेश्चन, जितने भी हैं 1 से 100 क्वेश्चन पूरा बाई जैसे आया था सेम तारीख से पूरा लगा के रख दिया है। एक आप लोग को लगा के बना दिया मैंने कि हाँ, किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चन है। आप लोग खुद देखिए, एनालिसिस करिए, बना दिया गया है। और अभी जो 13 से 14 क्वेश्चन कल मैंने कर दिए थे, 14 क्वेश्चन आई थिंक हो गए थे, 13 क्वेश्चन हो गए थे, 14 क्वेश्चन आज करना है। सेट फर्स्ट का 14 क्वेश्चन से हम लोग आज शुरू करेंगे, और क्वेश्चन को आराम से लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बेसिक तरीक़ों से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। लिखने में थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही है, अदरवाइज मैं बहुत तेज़ी से क्वेश्चन कर रहा हूँ। मुझे एक बार क्वेश्चन लिखना पड़ता है, फिर करना पड़ता है। अगर आप लोग सुन सकें क्वेश्चन को तो बहुत जरूरी, बहुत सही होगा। मैं 2-3 बार भी क्वेश्चन को बोल सकता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तु को 20% लाभ पर बेचा। यदि वह वस्तु को 20% कम पर खरीदता और 10 रुपये कम पर बेचता तो उससे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को, पहले कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचा है, पहली शर्त दिया है। फिर क्या कह रहा है? अगर जितने पे उसने बेचा है उससे, क्या कहते हैं, जितने पे बेचा है उससे, जितने पे बेचा उससे 20% उससे कम में वस्तु मिली होती, जो उसका खरीद दाम था उससे उसको 20% कम पे मिली होती, तथा उसने जितने की वस्तु को बेचा है, जितने भी रुपए का बेचा है, उस बेचने से उसने क्या किया होता कि 10 रुपये वो कम में बेचता। इट मीन्स, अब आप समझिए कि अगर x की वस्तु थी, ठीक है, और 120 रुपये की पहले बिक रही थी, 120 x/100 की, तो अब इसमें अगर 10 रुपये कम कर दिया जाए अगर, तो जो ये सिचुएशन आ रही है नई खरीद की, जो वस्तु को वो 80 x/100, नया सिचुएशन जो बना रहा है कि 80 x/100 में जो खरीद रहा है, उसके क्या हो जाएगा, ये 25% के बराबर हो जाएगा। 125, यानी 25% का लाभ हो रहा है, 125/100, ये कहना चाह रहा है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन को हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे, भी आपको बता दे रहा हूँ। तो 80x/100 इंटू क्या करना है, 125/100, और ये बराबर हो जाएगा 120x/100 माइनस 10 के। क्वेश्चन में आप लोगों को एक बार फिर से कहिए तो बोल दूंगा। क्वेश्चन का क्या है, ये जाएगा 5 बार 25 पंचे, और ये जाएगा 4 बार 25 चौका, ठीक है, और ये जाएगा 20 चौका 80, और ये 20 पंचे 100। इस 5 से ये 5 गया, इस 4 से ये 4 गया, ठीक है। अब पूरा मैटर क्या आ गया यहाँ पे, पूरा मैटर यहाँ आ गया x, इधर काटते हैं, ये जाएगा 6 बार, ये जाएगा 5 बार, ठीक है। तो पूरा यहाँ बन के क्या आया, 6x/5 माइनस 10 बन के आया। इसका गुणा एक बार यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन बन के यहाँ क्या आएगा कि 5x = 6x माइनस 15, ठीक है। उसके बाद में इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का x = माइनस का 15, ये x हट जाएगा, प्लस प्लस x बराबर 50 के। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, बहुत आसान तरीके से फिर से बोल दे रहा हूँ। क्वेश्चन आप बोलेंगे तो मैं लिख भी दे रहा हूँ, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, इसके बाद में लिख रहा हूँ, सब माफ़ करिएगा, लेकिन लिख दे रहा हूँ। बहुत लिखने में बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है, वीडियो लंबा हो जाता है, बहुत दिक्कत हो रही है, बट फिर भी लिख दे रहे हैं आपको क्वेश्चन। ये आंसर आप लोग आराम से देख लीजिएगा मैंने क्या किया है। एक्चुअल में क्या हुआ, मैं ये क्वेश्चन अभी चौथी बार लगाने जा रहा था, क्या 2 बार मैंने लगाया यार, बट एक बार जैसे लगाना शुरू किया वैसे लाइट चली गई। फिर एक बार मैंने किया तो मेरा जो फ़ोन है 2x पे चला गया, जो कैमरे से कर रहा है, तो 2x पे रिकॉर्ड हुआ, आवाज़ ही नहीं आई। तो एक बार पहले सॉल्व करके रखा है, बिना सॉल्व किए कैसे करेंगे। तो 3 बार हो चुका है, एकदम दिमाग पूरा गर्म है, बहुत बहुत गुस्सा आ रही है, लेकिन करना है तो करना है किसी भी तरीके से। ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन याद हो गया, ऐसी सिचुएशन हो गई है। कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु
को 20% लाभ पर बेचता है। अब सेकंड कंडीशन दिया है कि यदि वह वस्तु को 20% कम दाम पर खरीदा होता तथा पुराना जो विक्रय मूल्य था, यहाँ समझिएगा, जो पुराना विक्रय मूल्य था उससे 10 रुपये में कम बेचा था, 10 रुपये कम में बेचा होता तो उससे 25% का लाभ होता। क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन है, ऐसे है। ठीक है, अगर आपके पास पेपर है तो आप लोग आराम से देखिए, नहीं टेक्स्ट बुक अगर जिसने खरीद रखा है, टेक्स्ट बुक के पहले सेट का मैथ का क्वेश्चन खोलेंगे तो 14 नंबर क्वेश्चन आपको यही मिलेगा और आराम से करिए। 2021 का सेट लगाइए टेक्स्ट बुक से तो वहाँ आपको क्वेश्चन ये मिल जाएगा। आराम से सोल्यूशन पूरा देख लीजिएगा क्या कैसे है, वहाँ दूसरे तरीके से पैची सोल्यूशन है, यहाँ आराम से देखिए। तो मैंने अभी आपको बताया ही था कैसे किया था, एक बार दोबारा कहेंगे तो दोबारा भी कर दूंगा कि क्या करना था। कुछ भी नहीं किया था, कोई चीज़ एक्स की थी और वो 120 रुपये यानी 120x यानी 120x/100 की बिक रही थी। लेकिन दूसरी सिचुएशन क्या कह रहा है कि अब दूसरी सिचुएशन में कह रहा है कि उसे ये सामान जो मिला था यही 20% कम पे मिलता है। इसमें 100 रुपये का पहले ले रहा तो अब 80 रुपये का मिलता। तो अगर 80 का मिलता ये एक्स पे, तो कह रहा है अगर और दूसरा जो बेचा था इसे 10 रुपये और थोड़ा कम में बेचता, भाई सस्ती मिली 10 रुपये कम में बेच देता, तो इससे और इसमें जाने में इस पर कितने परसेंट का लाभ होता। अब यहाँ से इस विक्रय मूल्य पे इसे 25% का लाभ होता, यानी यही 125/100। पहले बता ही दिए हैं, वही सेम प्रोसेस पूरा अपनाइएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग आके देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है क्या है कि अनु एक कार्य को पूरा करने में बिन्नी से 4 गुना ज़्यादा सक्षम है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को लिखना पड़े तो बेकार है। क्या कह रहा है कि अनु एक कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना ज़्यादा सक्षम है, तो यदि दोनों मिलकर किसी काम को 7 घंटे में कर लेते हैं तो अनु अकेले कितने घंटे में करेगी। फिर से जोड़िए कि अनु किसी काम को करने में बिन्नी से 4 गुना ज़्यादा सक्षम है, 4 गुना ज़्यादा सक्षम है। ठीक है, क्षमता की बात कर रहा है। इसका मैंने यार एक वीडियो बनाया था, फिर से बना दे रहे हैं, क्षमता और समय। ठीक है, 4 गुना ज़्यादा सक्षम है। तो बताइए कि अगर ये दोनों मिलकर किसी काम को, अन्नू और बिन्नी दोनों मिलकर किसी काम को 7 घंटे में करते हैं तो अन्नू अकेला कितने घंटे में करेगा, यही क्वेश्चन है इसका। तो अब आराम से करिए, जो क्षमता का रेशियो होता है उसका सेम उल्टा रेशियो हो जाता है समय का। यानी कि अगर इसकी क्षमता 4 है तो इसकी उल्टा रिलेशन बना दीजिए, यानी इसको 1 समय लगेगा, इसको 4 समय लगेगा। कैसे लगेगा, अब इसका थोड़ा व्यवहारिक भाषा में आपको बता दे रहे हैं एक बार। जैसे कि 2 लोग खड़े हैं, तो एक लोग क्या करते हैं, किसी काम को की क्षमता क्या है कि 1 घंटे में वो 10 काम निपटा देते हैं। एक दूसरा है जो किसी काम को, एक काम को वो क्या करता है कि 1 घंटे में 5 काम, यानी ये 1 घंटे में 10 काम करता है, ये 1 घंटे में 5 काम करता है। अब समझिए आपको, तो अगर मैं बोल दूं कि 20 कार्य है, 20 कार्य है, तो 20 कार्य को करने में इसको कितना समय लगेगा, इसको लगेगा 5 चौक 20। ठीक है, इसको नहीं, गलत है, इसको कितना लगेगा, इसको लगेगा 2, 10 दूना 20, यानी 1 घंटे में अगर 10 यूनिट कर रहा है तो 20 यूनिट करने में 2 घंटा लगेगा। इसको कितना लगेगा, 5 चौक 20, इसको लगेगा 4 घंटा। अब इसका अगर रेशियो बनाओगे तो कितना बनेगा, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, एक रेशियो 2 का बनेगा। और यहाँ ऊपर आप रेशियो निकाल के देखो, यहाँ 1 का आएगा, यहाँ 2 आएगा, 10 था ना, तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ 1 आएगा। ठीक है, ये क्षमता का था कि यानी एक दिन में ये 10 काम कर रहा था, ये एक दिन में 5 काम कर रहा था, तो यहाँ रेशियो 2:1 का था। किस चीज़ का, क्षमता का। क्षमता का रेशियो 2:1 का था, तो समय का रेशियो क्या हो गया था, समय का रेशियो 1:2 का हो गया। आपको भी दिखाया मैंने। तो सेम काम करना है, अगर क्षमता का रेशियो 4 और 1 का है तो इनके जो कार्य करने के रेशियो होगा वो 1:4 का होगा। अब यहीं से चीज़ें खत्म हो जाती हैं। यानी अब इसको मैं दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, जो दूसरी भाषा आप लोगों ने पढ़ी है इसकी वर्क एंड टाइम की, वो ये है कि अगर ए किसी कार्य को x घंटे में कर देता है तथा b उसी काम को 4x घंटे में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने देर में करेंगे, ये हमने पढ़ रखा है। तो दोनों मिलकर काम टोटल मैंने बना लिया, इसका एलसीएम 4x। ये करेगा एक बार में 4, एक दिन में 4 काम करेगा, ये एक दिन में 1 काम करेगा क्योंकि इसमें भाग देंगे तो एलसीएम के बाद। तो यानी कि इनका जो कार्य आ जाएगा एक दिन का दोनों के मिलकर, यानी a + b अगर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं
5 काम। तो आगे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 7 घंटे में समाप्त कर दे रहे हैं। तो हमको पता है कि 1 घंटे या 1 दिन, इसको 7 दिन कर दोगे तो 7 यूनिट वहाँ, कि ए और बी मिलकर किसी काम को अगर 5, ये मतलब 1 घंटे में 5 यूनिट कर रहे हैं तो 7 घंटे में कितना करेंगे? 7 घंटे में ये लोग 35 यूनिट काम कर देंगे। तो हमको टोटल काम पता चलेगा कि 35 यूनिट है। टोटल काम अगर 35 यूनिट है तो जो व्यक्ति कहते हैं अन्नू, जो अन्नू है, अगर अन्नू 1 दिन में 1 घंटे में 4 यूनिट काम कर रही है तो 35 यूनिट काम कितने दिन में करेगी? कुछ नहीं करना है, 35/4 कर देना है। आपको अगर पैची लग रहा हो तो बताइएगा। इस लेवल पे यार जिस प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर, तो ये पैची नहीं लगना चाहिए। बहुत आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें केवल एक ही चीज़ समझना था कि जो समय का अनुपात होता है क्षमता के अनुपात का उल्टा होता है। बाकी सारा नाटक जो भी है वो वर्क एंड टाइम वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि पी क्यू आर क्रमशः किसी काम को 10, 20, 30 दिन में कर लेते हैं। क्या कह रहा है? पी क्यू और आर किसी कार्य को, ठीक है, क्रमशः 10, 20, 30, ये आपका पेपर है, 10, 20, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो फिर क्या कह रहा है कि अगर तीनों लोगों में काम करना है, तीनों लोगों को, लेकिन कैसे करना है? कह रहा है कि अगर, यानी यदि, यहाँ लिखा रहेगा यदि, भाषा जो है यदि की है, यदि पी, यदि क्यू और आर एकांतर रूप से पी की मदद करें तो कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा? अब समझिए, भाषा नहीं समझ में आ रही होगी तो और आसान तरीके से मैं फिर से बोल दूंगा कि पी क्यू आर किसी काम को 10 दिन में, पी 10 दिन में, क्यू 20 दिन में और आर किसी काम को 30 दिन में अगर समाप्त कर सकते हैं तो एकांतर रूप से, यानी एक दिन इसकी मदद करने ये आ रहा है, अगले दिन इसकी मदद करने ये आ रहा है। किसकी मदद करने? दोनों बार पी की ही मदद करने को ये आएगा कि एकांतर रूप से जो है इसकी हेल्प की जाए तो बताओ कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम बन के आएगा आई थिंक 60, और 60 का एलसीएम लेंगे तो ये 1 दिन का कार्य का हो जाएगा, पी का 6 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा। यानी 1 दिन में आर जो करेगा 2 यूनिट करेगा, क्यू जो करेगा 1 दिन में 3 यूनिट करेगा, और जो पी होगा 1 दिन में 6 यूनिट करेगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि क्यू और आर एकांतर रूप से पी की मदद करें तो कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे पिछले सेट में, लेकिन फिर से करते हैं। देखिए तो क्या है, कुछ नहीं है कि हम लोग को खाली इतना देखना है कि अगर एकांतर रूप से काम करते हैं तो 1 दिन में कितना काम होगा। यानी पहले दिन अगर पी काम करने आया है और उसके साथ पहला हेल्प करने वाला कौन है? क्यू है। क्रम बहुत ध्यान रखिएगा, क्यू कर रहा है तो पी और क्यू 1 दिन में काम करेंगे तो 9 यूनिट कर जाएंगे, क्योंकि पी 1 दिन में 6 यूनिट कर रहा है और क्यू जो 1 दिन में कर रहा है 3 यूनिट कर रहा है, तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितनी यूनिट? 9 यूनिट कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कि फिर कह रहा है इसी में कि एकांतर रूप से अगले दिन क्यों हेल्प करने नहीं आ रहा है, अगले दिन उसकी हेल्प करने आर आ रहा है। पी प्लस आर, अगर अगले दिन आर आ गया तो आर कितने यूनिट करता है? आर करता है 1 दिन में 2 यूनिट, और ये 6 यूनिट कर ही रहा है, तो इसका 6 2 8 यूनिट। इट मीन्स जो 2 दिन में काम होगा, 2 दिन में काम होगा 9 8 17 यूनिट। अब अगर एक सिचुएशन नॉर्मल आप लोगों ने रट रखी है, अगर किसी ने क्वेश्चन नहीं देखा है कि तीनों मिलकर काम करते हैं साथ में तो क्या, तो तीनों मिलकर कोई समस्या नहीं थी। तीनों को आप देखेंगे तो 6 3 9 2 11 यूनिट, तीनों मिलकर 1 दिन में 11 यूनिट करेंगे तो 2 दिन में कितना करेंगे? 22 यूनिट करेंगे। लेकिन यहाँ ये सिचुएशन नहीं किया है। सिचुएशन कह रहा है काम तो सबको करना है, लेकिन पी लगातार काम करता रहेगा। 1 दिन आएगा क्यों, उसके अगले दिन आर आएगा, फिर अगले दिन क्यों आएगा, फिर अगले दिन आर आएगा, फिर अगले दिन क्यों आएगा, फिर अगले दिन आर आएगा, और सबके साथ पी आता रहेगा। पी का तो रिजर्व है, ठीक है। ऐसे काम चलता रहेगा जब तक कार्य समाप्त नहीं होता। तो ऐसे कब तक चलेगा? तो हमको पता है कि 2 दिन में 17 यूनिट काम होता है और हमको करना है 60 यूनिट। तो जब 60 में 17 से भाग दोगे तो कितनी बार जाता है? 17 × 51,
3 बार जाएगा, यानी 3 ऐसा जोड़ा बनेगा जिसमें दोनों लोगों को आते रहेंगे जाते रहेंगे, यानी 51 काम हो चुका है। अगर 51 काम हो चुका है, बता कितना काम है, 9 कार्य। अब समझिए कि 3 अगर यूनिट काम हो चुका है, इसका मतलब 2 17 के हिसाब से ना, 2 3 यानी 6 दिन काम हो चुका है। इसका मतलब ऐसे ऐसे 6 दिन काम हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 दिन काम हो चुका है। छठे दिन भी कितना काम हुआ है, 9 हुआ है, फिर 8 हुआ है, फिर 9 हुआ है, फिर 8 हुआ है। 6 दिन तक ऐसे लगातार काम चला है, तो कितना काम हो चुका है, 51 काम हो चुका है। अब 7वें दिन काम करना है, पी और आर आ चुके हैं, तो अब कौन आएगा, यहाँ देखिए नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो पी और आर आ चुके हैं, तो अब कौन आएगा, पी प्लस क्यू आएगा 7वें दिन काम करने। और ये एक दिन में काम 9 यूनिट करते हैं। अभी देखा पी और क्यू एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, और बचा काम कितना है, बचा काम 9 यूनिट है। तो 9 यूनिट काम भी बचा है, और दोनों एक दिन में 9 यूनिट करते भी हैं, तो एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब कार्य फिनिश हो चुका है। कितना दिन लगा है, 1 लगा, 2 लगा, 3 लगा, 4 लगा, 5 लगा और 6 लगा, और 7वां ये जो काम बच रहा था ये लगा। और ये दूसरा तरीका जो होता है, जब तक जाता है भाग जाने दीजिए, जितना भाग पूरा मिलता है उसको 3 लिया, यहाँ 2 से गुणा किया, 2 यूनिट पे चल रहे थे, तो ये आ गया 6। अब बचा कितना, 9 काम, ये एक दिन में खत्म हो जाएगा। 6 + 1 7 दिन। दोनों तरीक़ों से क्वेश्चन हम लोग लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा आपको समझना नहीं, बस इतना समझना है एकांतर रूप से कैसे काम होगा। तो उसके बाद जोड़ा बना लीजिए, जोड़ा बना के तब तक चलिए जब तक आप गुणक जब काटें, 17 से काट रहे हैं, 17 से इक्यावन अगर 4 बार चले जाते ना तो 68 पे चले जाएंगे, और 68 काम नहीं करना, काम तो हमको 70 ही करना है। समस्या ये है। क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक बल्लेबाज 124 रन बनाता है, जिसमें 6 चौके और 124 रन एक बल्लेबाज बनाएगा, बैट्समैन। ठीक है, इसमें 124 रन बनाया, जिसमें 6 ठो चौका मारा है तथा 10 ठो छक्का मारा है। ठीक है, 10 छक्के मारता है, कितने रन उसने दौड़ के लिए, ये पूछा है, कितने रन दौड़ के लिए। सेम चीज़ ये पूछा, मतलब दौड़ भाग के कितने रन लिए। आप लोगों ने अगर क्रिकेट खेला होगा तो ऐसे बाउंड्री होती है ना, तो इसमें केवल 2 तरीका होता है, उड़ा के मारोगे तो 6 मिलेगा, और बाउंड्री ढनक के जाएगी तो 4 रन मिलेगा। ठीक है, 2 तरीका तो ऐसा होता है बाउंड्री का, बाकी शेष जो भी तरीका होता है या तो दौड़ के मिलेगा या तो बाई का मिलेगा। लेकिन बाई का रन हमको लेना नहीं, केवल दौड़ की बात कर रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं बाउंड्री से कितना रन बनेगा। बाउंड्री से 6 × 4 यानी 24 रन तो चौका से बनाया है ये। अगर 6 चौका मारा है तो 24 रन बनाया है। और छक्के से कितना बनाया है, छक्के से कितना बनाया है, छक्के से इसने बनाया है 10 छक्के मारे हैं। ठीक है, तो इसने 60 रन बनाया है। टोटल रन इसने जो बाउंड्री से बनाया है वो 84 बनाया है, और कुल रन 124 बनाया है। तो अगर हम कुल रन में से बाउंड्री का रन घटा देंगे, ठीक है, तो हमको ये नहीं पता चल जाएगा कि कितना रन दौड़ के लिया है, कितना रन दौड़ के लिया, 16 ये 24 ये 40 रन। 40 रन इसने ऐसा है जो इसने रन लिया, या तो सिंगल लिया या डबल लिया होगा या 3 रन दौड़ा होगा। ठीक है, मुझे लगता है बहुत आसानी से ये चीज़ समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे आसानी से। अभी और क्वेश्चन करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह बड़ी से सारी संख्या बताइए, 398, 437 और 5425। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिससे काटने पर या भाग देने पर कौन कौन सी संख्या दिया गया है, दिया गया है 398, 437 तथा 5425। ये 3 संख्याएं दी गई, यहीं लिख दे रहा हूँ या यहाँ लिख दे रहा हूँ 5425। 5425 में क्रमशः 7, 12 और 2, 7, 12 और 2 शेष बचता है। ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है जिससे 398 में अगर भाग दिया जाए तो 7 शेष बचे, 437 में उसी संख्या से भाग दिया जाए तो 12 शेष बचे, उसी संख्या से 5425 में भाग दिया जाए तो 2 शेष बचे। आपका ये सबसे आसान तरीका होता है। ऑप्शन में आपको ऑप्शन दे दे रहा हूँ, इसमें ए दे रहा हूँ 11, बी दे दे रहा हूँ 12, सी दे दे रहा हूँ 17, डी दे दे रहा हूँ 19। 4 ऑप्शन ऐसे ही आपको शायद दिया भी है, वो ऑप्शन भी सेम ही दिया है, शायद बी की जगह पे 15 दिया है। आप जब बुक उसमें लगाएंगे ना क्वेश्चन सेट में, तो ऐसा दिया गया है। तो सबसे आसान तरीका होता है कि ऑप्शन से चेक कर लीजिए और देखिए कि क्या
संख्या इससे अगर मैं भाग दे रहा हूँ, इसमें तो ये 7 छोड़ रही है, पहली संख्या चेक करिए। 11 से इसमें भाग देंगे तो देखिए कि 7 ऑप्शन में छोड़ेगा, तो 11 ताई 33 बचा, 6 68 हो गया, और 11 छंगे 66, जब 66 कट गया तो यहाँ केवल 2 शेष बचा, तो 2 तो नहीं शेष बचाना है हमें, पहले के सिचुएशन में 7 शेष बचाना था, जो कि हुआ नहीं। फिर चेक करते हैं, अब ये तो काम खत्म हो गया। दूसरी संख्या से 15 से चेक करते हैं, तो 15 तियाँ 15 दूना 30, यहाँ बचा 9, तो ये हो गया 98। अब 98 में 15 से भाग देंगे, 15 छक्का 90, बचा कितना 8, और 8 नहीं बचाना है हमें, बचाना है 7। ठीक है, फिर नहीं, ये भी नहीं सॉल्व किया, तो ना तो इससे होगा ना तो इससे होगा। अब 17 से चेक करते हैं, देखिए 17 दूना 34, बचा 5, हो गया 58, और 17 तियाँ 51 होता है, यानी 58 में से जब 51 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 07 मिलेगा, और 7 पहले में बच गया। अब केवल पहले में 7 बचने ज़रूरी नहीं है आंसर सही हो जाए, दूसरे में भी चेक कर लीजिए, अगर दूसरा भी सॉल्व कर दिया तो सही हो गया। अब 17 से दूसरे में भाग दिया तो 17 दूना 34 हो गया, और 43 से पहला तो 9 बचा, तो ये हो गया 97, और 17 तियाँ 51, 7 चौको 68, 17 पचे 85, 17 पचे 85, और 85 से इसके जाने में कितना अंतर है, 85, 85 माइनस 97, 97 माइनस जब 85 करेंगे तो कितना आएगा, 85 करेंगे तो 12 आएगा। देखिए दूसरा सॉल्व कर दिया, ये 12 शेष दे दिया। इसका मतलब 17 ऐसी संख्या है जिससे अगर इसमें भाग दिया जाएगा तो ऐसा ऐसा होगा, सेम 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 प्राप्त होगा। लेकिन ये तो हो गया ऑप्शन से करने का तरीका। जो एक्चुअल तरीका, इसका बेसिक तरीका क्या है, इसका बेसिक तरीका है एक HCF लेना, यानी मासा लेना, महत्तम समापवर्तक लेना। तो महत्तम समापवर्तक आप कैसे लोगे, महत्तम समापवर्तक लेने के लिए सबसे पहले क्या करिए, जितने संख्या दी गई है 398 में से आप 7 घटा दीजिए, 437 में से आप 12 घटा दीजिए, और 5425 में से आप 2 घटा दीजिए। आंसर यहाँ आएगा 391, यहाँ आएगा आई थिंक 425 आई थिंक, और यहाँ जो आएगा 5423 आएगा। ठीक है, अब देखिए कि इन क्वेश्चन का मासा क्या हो सकता है, ऐसी महत्तम समापवर्तक क्या हो सकता है, पहला तरीका है। और दूसरा तरीका है इसके बीच अंतर निकालिए और इसके बीच अंतर निकालिए, और जो भी अंतर आता है चेक करिए वो कौन सी ऐसी ऑप्शन में दी गई संख्या है, या कौन सी संख्या है जिससे कट जाएगी, या इन दोनों संख्याओं का मासा क्या हो सकता है। तीनों सिचुएशन आपको मैंने बता दी कि किस किस ऑप्शन से आप कुछ चीज़ों को आसानी तरीके से कर सकते हैं। वैसे सबसे आसान तरीका होता है बाई ऑप्शन, आप पहले ही कर दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को मासा वासा लेने का ज़्यादा दिमाग। HCF आप लोग समझ रहे होंगे ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, LCM HCF होता है, उसी में HCF लेना होता है। सबसे बड़ी से बड़ी चीज़ जो होती है कॉमन, वही होता है, HCF भी होता है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। जब बड़ी से बड़ी आप देखें तो पहले ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये HCF में पूछना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 36 मीटर जूट बेचने पर 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए 36 मीटर जूट अगर बेचा जाता है, बेचने पर 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत क्या है, हमेशा जान लीजिए लाभ होता है जो है क्रय मूल्य पे लाभ होता है, और ये क्रय मूल्य पर लाभ पूछना चाह रहा है। किस पे पूछना चाह रहा है, क्रय मूल्य पर आपका लाभ पूछना चाह रहा है। जो वास्तविक लाभ होता है क्रय मूल्य पर लाभ होता है। अब इसका एक तो मैं आपको एकक नियम बता दूंगा, एक डायरेक्ट नियम बता दूंगा, दो तरीके आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं बता दूंगा। देखिए सबसे पहला तरीका क्या है कि कोई चीज़ अगर 36 रुपये की बिक रही है, ठीक है, 36 का मतलब 36 वस्तु को मैंने बेच दिया, मतलब 36 मीटर जूट बेचा, यानी मैंने सोच लिया कि 1 मीटर जूट मैं 1 रुपये में बेच रहा हूँ, तो 36 मीटर जूट मैंने मान लो 36 रुपये में बेच दिया। फिर क्या कह रहा है कि अगर 36 रुपये में कोई चीज़ मैंने बेच दिया है, तो कह रहा है कि 36 मीटर जूट जब मैं बेचूंगा तो मुझे 12 मीटर जूट के बराबर लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य के। यानी अगर एक का विक्रय मूल्य हमें पता है, एक का विक्रय मूल्य मैंने 1 रुपये माना है, तभी तो मैंने 36 का बेचा है। जब मैंने सामान 36 का बेचा तो कह रहा है 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी 12 रुपये का लाभ हो जा रहा है। ठीक है, 12 रुपये का अगर मुझे 36 रुपये का बेच दे रहा हूँ तो 12 रुपये का लाभ हो रहा है। इसका मतलब मेरा क्रय मूल्य यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि मेरा सामान का जो क्रय मूल्य है, जो लागत कहाँ पे जा रही है, यानी 36 रुपये में मेरा कितना रुपया इंक्लूड है, 36 रुपये में मेरा 12 रुपये का जो है लाभ इंक्लूड है। तो यानी ये कितने का सामान था, 24 रुपये का था। अब देखिए अभी भी कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, अब देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ।
देखिए आराम से, विक्रय मूल्य बराबर जो होता है वो होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, आसान भाषा में एकदम समझिए, क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। और विक्रय मूल्य दिया है 36 रुपये और क्रय मूल्य हमको नहीं पता है और लाभ दिया है 12। इसका मतलब हमको एक्स पता चल गया ना। इधर जब 36 आएगा तो ये 24। सेम काम मैं वहीं कर रहा था कि हमको पता चल गया कि हमारा जो क्रय मूल्य है या क्रय जो जिसमें हमारी लागत आ रही है वो 24 आ रही है। अब अगर हम 24 रुपये की लागत के साथ 12 रुपये का लाभ कमा रहे हैं तो कितना कमा रहे हैं बताइए। यहाँ से क्वेश्चन शायद आपके लिए आसान हो गया होगा एकदम, कि अगर मैं कोई चीज़ 24 रुपये की मेरी लागत आई है और मैं उस पर 12 रुपये कमा ले रहा हूँ तो कितना लाभ कमा रहा हूँ। तो 12 रुपये का लाभ कमा रहा हूँ 24 पे, इसी को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसको किया, परसेंटेज का मार्क लगा दिया आराम से इधर। अब आप काट के देखिए, 4 तेईं 12, 4 छः 24, ये हो गया 300 बटा में 6। इसको और भी काट सकते हैं, 6 पंचे 30, 50% का लाभ होगा। समझ पाए हो तो। और इसका जो मैं बोल रहा था कि डायरेक्ट अप्रोच आपको बता दूंगा, वो भी बता दे रहा हूँ। इसका और इसका जो अंतर होगा उसको रखिए नीचे, इसका अंतर होगा नीचे रख दीजिए, और जो लाभ हुआ है उसको ऊपर हमेशा रखिए और सीधा 100 से गुणा कराइए। परसेंटेज का मार्क आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा और 2 से जब इसको काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा। यहाँ परसेंटेज का मार्क इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका होता है, ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, क्वेश्चन को करने का और भी आसान तरीके से आपको बता सकते हैं अभी, लेकिन यार बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, बहुत लंबी होगी, अपलोड करने में बहुत समस्या होगी। 20-20, 25-25 GB हो जाती है और समझ लीजिए कि अपलोड करने में ना घंटों लग जाते हैं प्रोसेस करने में। अब देखिए इसका क्वेश्चन आ गया एक, ये क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 है। यानी एक समबाहु त्रिभुज है, लिखूंगा नहीं ये क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है, टोटल बाहरी माप है, ये दिया गया है कि 36√3 है। ठीक है, 36√3 है तो हाइट बतानी है, इट मीन्स ये चीज़ बताना है। तो हमको पता है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो इसका मतलब यह, और यही चीज़ परिमाप भी होता है भाई, बाहरी तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो अगर 3x बराबर दिया है 36√3 के, तो हम लोग ये नहीं निकाल पाएंगे कि x बराबर क्या है। इसको काटा तो 12 बार गया, 12√3 आ गया। तो अगर हमें ये बराबर पता चल गया 12√3, तो क्या हम हाइट नहीं निकाल सकते। हाइट बहुत आसानी से लगा सकते हैं। हाइट का फार्मूला क्या होता है, इसकी हाइट का जो फार्मूला होता है वो होता है √3/2 × x, या जो भुजा होती है। ठीक है, और भुजा सब पता ही है। यहाँ ला के x का मान रखा 12√3, इसको काटना है, इसको काटा तो ये गया 6 बार। ठीक है, इसका 3 से 3 गुणा हो, यानी 3 अंडर रूट हट गया, 6×3 = 18। इसकी जो हाइट आई वो कितनी आई, 18 मीटर आई। h बराबर, अगर आप समझ पाए हो तो बहुत आसान से फिर से बता दे रहा हूँ। पूरा आपको परिमाप दिया गया था, और परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग दिया होता है, यही होता है। और तीनों भुजाएं समान है तो 3x हो गया। फिर 3x बराबर अगर इतना है तो 3 चौक 12। ठीक है, इसको काटा हमने, 3x बराबर अगर इतना दिया है, कहीं गलत किए थे क्या, अच्छा 36 दिया था, तो 36 से काटा तो 12 तेईं 36, 12 आ गया, 12√3 हो गया। तो ये 12√3 अगर एक भुजा हो गई तो इसकी हाइट निकालने के लिए ये वाला फार्मूला होता है कि √3/2 होता है। इसको काटा तो 6 बार गया, और √3 का गुणा जो होता है वो 3 होता है, तो 6×3 = 18 हो गया। ठीक है, आराम से देखते रहिए क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से हम लोग सीख लेंगे। और दूसरा क्वेश्चन अब देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे लगता है। बहुत आसान तरीक़ों से आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। कह रहा है कि 2760 रुपये को ऐसे भागों में बांटना है कि एक पर 2 वर्ष में और दूसरे पर 4 वर्ष में जो 5% की दर से साधारण ब्याज हो समान हो। कितना रुपया है, 2760 कह रहा है। इसको देखिए, 2760 रुपये की राशि को ऐसे 2 भाग में डिवाइड करना है, ऐसे 2 भाग में बांटना है कि पहले भाग पर 2 वर्ष तथा दूसरे भाग पर 4 वर्ष में 5% की दर से, क्वेश्चन में कहीं मैं गलत तरीके से पढ़ रहा हूँ या लिख रहा हूँ,
क्या कह रहा है कि 2760 रुपये की राशि को ऐसे दो भागों में बांटिए कि, यहाँ से गलत कर दिया मैंने क्वेश्चन को लिखने में, कि राशियाँ 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष तथा 4 वर्ष में एक दूसरे के बराबर हो जाए। जो भाषा लिखी होगी ऐसी भाषा नहीं लिखी होती, पेपर जो उसमें जो है जो वो लिखा रहेगा, जो आपको भाषा लिखी रहेगी वो ऐसे लिखा है कि इसमें कि 2760 रुपये के दो भागों में ऐसे बांटा गया है कि 2 वर्ष और 4 वर्ष के बाद में ब्याज को जोड़ के जो है, ब्याज को इंक्लूड करके जो राशि है, एक होता है कि ब्याज बराबर हो जाए और एक होता है कि जो वो सामान है वो पूरा सामान का जो योग है वो बराबर हो जाए, मतलब कि पूरा योग मूलधन। एक होता है कि ब्याज बराबर होना और एक होता है कि क्या होता है, मिश्रधन का बराबर हो जाना। तो यहाँ क्या करना है कि मिश्रधन को बराबर करना है, ना कि ब्याज को बराबर करना है। ठीक है, कि ब्याज प्राप्ति बराबर हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से करेंगे। तो इसका क्या है, 2760 रुपये की राशि है। तो हमने मान लिया कि जो प्रथम भाग है ए, इसमें कुछ क्वेश्चन में आगे पूछा भी होगा। तो पहला भाग क्या होगा, ऐसा कुछ पहला भाग, हाँ पहला भाग अगर निकालना है तो पहला भाग हम लोगों ने मान लिया ए है, ए कितना है, एक्स है, और दूसरा भाग यानी जो बी है इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसी में से घटा दिया, 2760 माइनस एक्स से कर दिया तो हमको दूसरा भाग मिल जाएगा। अब लोग कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैं आराम से बता दूं कि जैसे दो भाग है, एक 60 है, तो मैंने कर दिया कि अगर पहला 20 है तो दूसरा हमको कैसे पता चलेगा, इसमें से घटा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ दूसरा भाग 40 है। अगर दो ही भाग है, एक पता हो गया तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। सेम काम यहाँ किया कि अगर एक को मैंने x मान लिया तो दूसरा अपने आप 2760 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आराम से क्वेश्चन को करते हैं जैसे जैसे कहा है। फिर क्या कह रहा है कि इस राशि पर 2 वर्ष में 5% की दर से जो टोटल मिश्रधन होगा वो इस वाले के बराबर हो जाएगा। तो करते हैं, मूलधन गुणे दर क्या है, दर है 5 और समय क्या है 2 वर्ष बटा 100 किया। ठीक है, और ये क्या है, मिश्रधन करने के लिए x में ला के जोड़ा, ये तो ब्याज निकलती है साधारण ब्याज, मिश्रधन में जोड़ना है। मिश्रधन मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, ये तो केवल ब्याज है, ब्याज और मूलधन को जोड़ा, उसके बाद ये बराबर किसके हो जाएगी, 2760 माइनस एक्स प्लस 2760 माइनस एक्स इंटू यानी ये मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 के। अब इसको आप लोग अगर सॉल्व कर ले जाएंगे तो ये आपको आंसर पूरा आराम से मिल जाएगा। थोड़ा लंबा लगेगा लेकिन अब यही जो है पूरा है। इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज़। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा मुझे खुद ही काटने में, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 5 दूनी 10, इसको काटा मैंने 10 था, इसको काटा तो ये आ गया 1/10। ठीक है, अब यहाँ जो चीज़ें हैं नहीं कटनी है, 5 चौक 20, 20 से इसको काटा 5 आ गया। ठीक है, ये हो गया 5। अब इसका पूरा आप लोग आराम से सॉल्विंग कर लीजिएगा, यहाँ तक का ही मैटर होता है। ठीक है, इधर नहीं होता। तो इधर क्या मिल चुका है आपको, इसी को करके दिखा दे रहा हूँ, x/10 मिल चुका है और इधर जो मिल चुका है आपको वो क्या मिल चुका है, 2760 माइनस x/5 मिल चुका है। अब आप लोग यार आराम से कर सकते हो, और छोटा सा इसको 5 से गुणा करा दीजिए यहाँ, फिर इसको यहाँ भेजिए, फिर 10 से गुणा करा दीजिए, इसको वहाँ भेज दीजिए, या दोनों का नीचे करा के नीचे काट पीट दीजिए। एलसीएम लेके भी काट सकते हैं। ठीक है, काट लीजिएगा, आंसर आपको जो भी मिलेगा एक मिल जाएगा। ठीक, अप्रोच सीखिए, क्वेश्चन याद मत करिए, अप्रोच कैसे क्वेश्चन को लगाना है बस सीखिए। बस कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि 2 गुणे 10 की पावर 6 को 7%, 4% और 12% निकालना, कुछ भी नहीं है। 2 × 10⁶ का 7%, 4%, 7% के, देखो दूसरे का 7% के 4% का कितना निकालना है, 12% बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी इस संख्या का 7% निकालना है, फिर जो आता है उसका 4% निकालना है, फिर जो आता है उसका 12% निकालना है। हम लोग इसको ऐसे नहीं करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। ऐसा कभी भी दिया जाए सतत तरीके से निकालने का, तो 2 लिखा गुणे 10 की पावर 6 लिखा, 7% निकालना है 7/100 लिखा, फिर 4% निकालना है तो 4 गुणे 100 लिखा, फिर उसके बाद में 12% निकालना है 12 गुणे 100 लिखा। अब देखिए 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ,
टोटल 10 का कितना पावर बन जाएगा, 2 2 4 2 6, 10 की पावर 6 यहाँ भी बन जाएगी नीचे, 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कट गई, यानी ये सारा जितना भी जीरो वाला मैटर था ये सारा हट गया। अब खाली इंटू कराना है इसका इसका इसका, तो 4 दूनी 8 गुणे 7 गुणे 12, ठीक है, 8 सत्ती 56, 56 गुणे 12, 12 छंग 72 के 2 हाथ लगा 7, और 12 पंचे 60 छः 67, ठीक है, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, ठीक है, आराम से हो गया। कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आप काट पीट लीजिएगा। और अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, कक्षा 9 और कक्षा 10 के छात्रों की संख्या 42 और 45 है। कह रहा है कि कक्षा 9 के जो कुल छात्र हैं वो दिया गया है कितना, 42, और कक्षा 10 का दिया गया है 45, आई थिंक 45 है। कक्षा 9 और 10 में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 9:5 और 8:7 है, यानी इसमें जो बॉयज़ अनुपात गर्ल्स है वो क्या है 9 में, वो है 9/5, 9:5 का है, और जो कक्षा 10 में है वो 8:7 का है। यही बॉयज़ अनुपात गर्ल्स है वो 8:7 का है। तो कह रहा है दोनों कक्षाओं में कुल लड़कों और कुल लड़कियों का रेशियो बनाना है, यानी दोनों कक्षाओं की टोटल गर्ल जितनी बन के आती हैं और टोटल जो बॉयज़ बन के आते हैं उनका रेशियो आपको बनाना है, सेम यही चीज़ करना है, ठीक है। तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, एक क्लास से एक को निकालेंगे और दूसरा अपने आप मिल जाएगा क्योंकि हमें टोटल पता है। तो पहले में जोड़ेंगे तो बॉयज़ का निकाल लेते हैं, ठीक है, आराम से। तो कक्षा 9 में जब हम लोगों को बॉयज़ का निकालना है तो कितने बॉयज़ होंगे, बॉयज़ का हमें पता है कितने हैं 9, और टोटल गर्ल्स कितनी है 5, और टोटल संख्या कितनी है 14। तो जो लड़के हैं कक्षा 9 के बॉयज़ का निकालना है तो बॉयज़ हो गए 14/9, और पूरी संख्या कितनी है 42, 42 पे तो गुणे 42, 42 को काटा तो 14×3 = 28, कितना हुआ बी बराबर हो गया 27। अगर लड़के 27 हैं और कुल संख्या 42 है तो लड़कियां कितनी होंगी कक्षा 9 में, बताइए लड़कियां कितनी होंगी, गर्ल्स कितनी होंगी बताइए। या ऐसे कर सकते थे कि हमको 3 यहाँ पता चल गया, लड़कियां हमको पता है 3, तो 15 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, या ऐसे पता चलने कि इसमें से 42 में से 27 घटा देंगे तो लड़कियां, क्योंकि लड़कियां ही हैं क्लास में और कोई नहीं है। सेम काम कक्षा 10 के लिए कर लीजिए, कक्षा 10 का केवल लड़का पता कर लीजिए, लड़के कितने हैं 8, कितने पे 17 पे, 17 पे 8 है, और टोटल कितना है, संख्या कितनी है 45 है। मुझे नहीं लगता कि ये कटेगा, कहीं संख्या गलत लिख दिया क्या, ये संख्या तो कटेगी ही नहीं। 17 कैसे हो गया, 8 7 15 होगा, 15, और 15×3 = 45, तो लड़के हो गए, इसमें जो लड़के हो गए, पहला बॉयज़ है ना, तो कक्षा 10 में जो बॉयज़ आएंगे वो आ जाएंगे। अब देखिए ये नीचे हुआ 15, ये हुआ 8, और टोटल संख्या है 45, तो 15×3 = 45, तो 8 त्रिक 24। अगर 24 लड़के हैं तो कितनी लड़कियां हैं, टोटल 45 लोग हैं तो उसमें लड़कियां कितनी हैं बताइए, 24 ये हैं, तो ये 7 त्रिक 21, ये हो गई 21। समझ पा रहे हैं कैसे हो रहा है, बहुत आसान से हो रहा है, कोई तरीका बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब बॉयज़ को जोड़ लीजिए, उसके बाद गर्ल्स को, तो ऊपर गर्ल्स को पूछा है कि नीचे गर्ल्स को पूछा है, सबसे पहले लड़के का पूछा है, तो टोटल लड़के और लड़कियों का अनुपात बताना है। टोटल लड़के जो बनेंगे वो 27 + 24, और टोटल लड़कियां जो बनेंगी वो 15 + 25, यानी जो लड़के बने वो 20 40 7 4 11, 51/40, ये बन के आ गया आपका रेशियो। बहुत आसान था, बस थोड़ा भाषा जो होती है वो थोड़ा ऐसा दिया रहता है कि आपको लगेगा हाँ बहुत अतिशयोक्ति हो जाती है, लड़के लड़कियां, तो समस्या होता है सुनते सुनते, बाकी कुछ है नहीं। बहुत आसानी से क्वेश्चन को आप आराम से धैर्य के साथ करिए, क्वेश्चन हो जाएगा। रोक के अगर किसी को समझना है तो रोक समझ के पूरा समझ लीजिएगा दोबारा। फिर कह रहा है 112 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर का आयाम वाला एक ठोस धातु घनाभ को पिघलाकर 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन में बदला गया है। वेलन का वक्र पृष्ठीय एरिया बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन लंबा, आराम से समझिए कि आयाम दिया गया है जो घनाभ का 112 लंबाई, चौड़ाई क्या दी गई है 44, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दिया गया है 25 और सब है सेंटीमीटर में। घनाभ का क्या है, घनाभ का आयाम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, धातु के आयताकार खंड को इसको पिघला कर,
घनाभ के आयाम मतलब इतने जो लंबाई गुणे चौड़ाई के घनाभ जो है इसका आयाम दिया गया है, इसे पिघला कर क्या करना है, एक क्या बना देना है, एक वेलन बनाना है। इसे पिघला कर एक बेलन बनाना है, वेलन का निर्माण करना है इसको पिघला कर, ठीक है। उसके बाद बताना है कि इस वेलन का एरिया क्या होगा, वो भी वक्र पृष्ठीय एरिया बताना है। समझ पा रहे हैं आप लोग? मेरे कहने का मतलब है अगर इसको मैं एक वेलन बना दूँ, वेलन ये, ठीक है, तो वेलन का वक्र पृष्ठीय एरिया बताना है। वक्र पृष्ठीय एरिया आप लोग वेलन का समझ रहे हैं। वक्र पृष्ठीय जो वेलन का एरिया होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 2πr/h होता है। 2πr/h क्यों होता है, जो इसका ये होता है इस भाग के लिए हो जाएगा 2πr, इसका ये अगर केवल घेरे को निकालेंगे तो ये 2πr हो जाएगा, और इसकी हाइट से इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इसका वक्र पृष्ठीय एरिया आ गया। आप पूछेंगे कि इसके क्या कहते हैं, जो है कि इसको क्या क्या कैसे करना है, आराम से समझिएगा, बहुत आसान तरीके से ये क्वेश्चन होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहले तो समझिए कि अगर किसी चीज़ का जो है 3D आकृति की है, मतलब उसका जो है आयतन निकाला जा सकता है, तो अगर इसका आयतन बेलन में ढाला जा रहा है तो बेलन के आयतन के इक्वल ही होगा, आयतन को कभी नहीं बदला जा सकता। अगर इसका आयतन जितना होगा बेलन का आयतन सेम होगा। इट मीन्स अगर 112 गुणे 44 गुणे 25 बराबर होना चाहिए बेलन के आयतन की। ये घनाभ का आयतन है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन है, घन का आयतन है, घन का आयतन है, ये घन है या घन हो घनाभ कोई दिक्कत नहीं है, ये घनाभ का या घन का आयतन है। और ये क्या दिया गया है, बेलन है, घनाभ है, ये घनाभ ही कर दीजिए। तो ये क्या दिया गया है कि बेलन के आयतन के इक्वल हो गया, तभी तो आपको वो मिलेगा, क्या कहते हैं, इसका जो है आर मिल जाए, हमारा काम हो जाए। तो इसका आर, इसका जो होता है आयतन क्या होता है, πr² होता है। πr² क्यों होता है, इसका निकाल लेते हैं हम लोग एरिया इस वाले क्षेत्र का, और इसमें h से गुणा कर देते हैं तो हमको हमें लगता है मिल जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ना तो हमें r² पता है, ना तो हमें पता है h। 35 मीटर त्रिज्या वाले बेलन में बदला जाता है, अभी समस्या हो जाती है। यहाँ पे लिखा गया है 35 मीटर, इसकी क्या है, त्रिज्या है, r है। अब बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोगों ने लिखा 22/7, इसको लिखा 35, फिर लिखा 35, h नहीं पता है, h ही निकाल के लाएंगे हम लोग अभी, उसके बाद में चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। फिर 112 इधर दिया गया है, 44 दिया गया है और 25 दिया गया है। क्वेश्चन में पढ़ दूँ कहिए तो आप अभी करने के बाद क्वेश्चन दोबारा पढ़ दूंगा, नहीं तो आप सेट में देखिएगा, मिल जाएगा आपको। 7×5 = 35, ठीक है, और 22×5 = 110 गुणे 35 गुणे h, इसका काम ख़त्म। अब इसको उठा के लाइए, इसको उठा के लाइए इसके नीचे, 110 गुणे 35, 5×5 = 25, 5×7 = 35, ठीक है। अब देखिए कुछ कटेगा, 55, 2×5 = 10, 2×6 = 12, 56, और 7 8 56, और 5 × 1 5, और 11, और 11 चौक 44, यहाँ से आ गया 32 बराबर h, अगर कहीं गलती नहीं हुई होगी तो, ठीक है। h बराबर अगर 32 आ गया। अब हमको निकालना है इसका एरिया, और एरिया जो होता है इसका वक्र पृष्ठीय एरिया होता है 2πr/h, 22/7, r का वैल्यू है 35 और h की वैल्यू अभी निकाल कर लाए हैं 32, तो 7×5 = 35, ठीक है, 22×5 = 5 दूनी 10, ठीक है, 22 गुणे 320, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, काट पीट लीजिए अपना, देख लीजिएगा। 22×5 = 110 चाहे कर लीजिए, या करिए 5 दूनी 10, 220, ठीक है। अब इसका गुणा करिए इसमें, 22 दूना कितना होता है, 44 के 4 हाथ लगा 4, और 22×3 = 66, 66 4 कितना होता है, 68, एक जीरो और, यानी इसका जो एरिया आया वो आया 6840 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका 24 नंबर क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन दिया गया है कि, क्वेश्चन बोल दूँ क्या, क्वेश्चन मैं आराम से फिर से बोल दे रहा हूँ, पूरा आप लोग एक बार आराम से समझ लीजिए कि क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक घनाभ है जिसका आयाम यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दी गई है, जो ऊपर लिखा है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई इतनी दी गई है, फिर इसको पिघला दिया जाता है, और इसको पिघला के क्या बनाया जा रहा है, एक वेलन बनाया जा रहा है, ठीक है। और वेलन ऐसा बनाया जा रहा है कि जिसका जो त्रिज्या है वो जो है, मतलब उसका जो बेलना का जो बेलन है उसके वृत्त जो वृत्ताकार क्षेत्र है उसकी जो त्रिज्या बन रही है वो बन रही है 35 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन में जब ढाल दिया जाता है तो आप हमें ये बता दीजिए कि उस 35 मीटर क्षेत्र जो है त्रिज्या वाले जो बेलन है उसका क्या होगा वक्र पृष्ठीय एरिया। और वक्र पृष्ठीय एरिया का फार्मूला होता है 2πr/h। वक्र पृष्ठ निकाला पहले तो क्या है 2πr, और एरिया h से गुणा कर दिया, आ गया
सब कुछ आपको करके आपके सामने ही दिया, आराम से हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, प्रेक्षण वरीक्षण टाइप का। क्या है देख ले रहे हैं। कह रहा है 10 प्रेक्षणों का एवरेज 46 है। बाद में पता चला है कि एक प्रेक्षण को गलत कर दिया गया, उसको लिखना था 142 और लिख दिया गया 42, तो बताओ नया एवरेज क्या होगा। मूलतः दिया गया है कि 10 प्रेक्षण हैं जिनका औसत क्या दिया गया है, 46 दिया गया है। ये क्या है, एवरेज है, ये नंबर है कि कितने हैं, ये एवरेज है। तो हम यहाँ से योग निकाल सकते हैं सबसे पहले कि इसका जो टोटल योग बन रहा है वो बन रहा है 460, ठीक है। लेकिन फिर क्या कह रहा है कि एक क्वेश्चन में ऐसा किया गया कि 142 की जगह 42 लिखा गया, यानी 142 तो लिखना था, 142 ना लिख के इन्होंने कितना लिख दिया, 42 लिख दिया। अब अगर 142 की जगह पर इन्होंने 42 लिख दिया तो कम कितना लिखा, 100 लिखा, और यही 100 ले जाके यहाँ जोड़ दीजिए, अब हो जाएगा ये 560। अब कह रहा है नया एवरेज बताइए, तो नया एवरेज के लिए कुछ मत करिए, फिर से लाके 10 से भाग दे दीजिए, जितनी संख्या है कुल योग बटी कुल संख्या, फिर आ गया इसका एवरेज 56। ये तो हो गया एक आराम सा बेसिक सा तरीका। अब दूसरा तरीका देखिए कि देखिए कितना कम लिखा गया 142 और इसमें, तो आप पाएंगे कि इसके बीच में जो कम लिखा गया वो लिखा गया 100। और देखिए 100 संख्या को अगर 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 10, इस 10 को डायरेक्ट ले जाके एवरेज में जोड़ दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन आपको बोल के दे देगा कि एक प्रेक्षण में ऐसा किया गया कि 32 की जगह पे लिख दिया गया 23 और 68 की जगह पे लिख दिया गया 86। अब बताइए कि इसका नया एवरेज क्या होगा। तो हम लोग बस आराम से देख लेते हैं कितना प्रेक्षण था। मान लो इस तरीके के करने के बाद बोला था कि 4 प्रेक्षण था और 2 को गलत लिखा गया, तो हम लोग देखते हैं कितना कम लिखा, कितना ज़्यादा लिखा गया। तो पहली बार पाया गया कि 32 की जगह पे लिख दिया गया 23, इट मीन्स कम कितना लिखा गया, 9 कम लिखा गया। तो अगर 9 कम लिखा गया, 32 की जगह पे 23 लिखा गया, 23 9 32, आराम से 9 कम लिखा गया। और दूसरे में कहा गया कि 68 की जगह पे लिख दिया गया 86, तो 68 2 70 और 70 16 18, यानी 18 ज़्यादा कर दिया गया। पहली बार में 9 कम लिखा गया था और दूसरी बार में 18 ज़्यादा लिख दिया गया है दोनों प्रेक्षण में। तो बताइए कि नया क्या होगा। अब दोनों का अंतर करिए तो आपको पता चलेगा केवल ऐसा था कि 9 कम लिखा गया था, मतलब 9 ज़्यादा लिख दिया गया था। ऐसा पाएंगे आप कि यार इसके जगह पे इसको लिख दिया, इसको इसके यहाँ, तो आप पाएंगे कि 9 ऐसा था जो ज़्यादा लिख दिया गया था, क्योंकि 9 जो कम लिखा गया था उसके प्रभाव को जब 18 ज़्यादा लिखा गया तो 9 के प्रभाव को इसने घटा दिया और केवल 9 ऐसा हुआ जो एक्स्ट्रा लिख दिया गया। तो अगर 9 एक्स्ट्रा लिख दिया गया तो इससे प्रभाव 4 प्रेक्षण पे क्या पड़ेगा, आप 4 से भाग दे दिए, तो कितना आया 4 दूनी 8, 2.25, 2.25 आप एवरेज में ले जाके डायरेक्ट घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा लिखा है तो आपको नया औसत मिल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को करिए और आसान तरीक़ों से हम लोग पूरा क्वेश्चन सीखेंगे, कोई समस्या नहीं है। समय 60 दिन भले आपको कम लग रहा हो, 60 से 65 दिन दे रहा है, लेकिन अगर सही ईमानदारी से पढ़ा जाए ना तो 60 दिन बहुत है। 60 दिन से ज़्यादा कोई पूरा कंसंट्रेट करके कितना भी बड़ा काबिल आदमी हो पढ़ नहीं सकता। अगर मैं सिविल की बात नहीं करता, सिविल वालों को तो बहुत दिन पढ़ना रहता है, लेकिन 60 दिन हम लोगों के लिए बेसिक स्तर पे वनडे एग्जाम में अगर आप बहुत मन से पढ़ते हैं ना, 10 घंटे डेली का अगर आप निकाल लेते हैं तो 60 दिन वैसे बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन 60 दिन बहुत इनफ है, उतने में आपका तैयारी पूरी हो जाएगी। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, कुछ लोगों को लग रहा होगा क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन कुछ लिखा कुछ नहीं लिखा, आगे प्रयास करेंगे ज़रूर लिखें। बहुत समय लग जा रहा है क्वेश्चन लिखने के बावजूद, अगर हम लिखने में फंस रहे हैं तो बहुत लंबा हो जा रहा है। अगर प्रयास करिए कि क्वेश्चन कहीं से निकाल लीजिए, जैसे कि डाउनलोड कर लीजिए, या टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है टेक्स्ट बुक से कर लीजिए। बाकी मैं खुद ही देने का प्रयास करूँगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं तो आ जाइए, टेलीग्राम पे दे दूँगा, नहीं दे सकते तो इंस्टा पे आ जाइए, मैं वहाँ भी दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टा पेज आप लोग जान ही रहे होंगे, जो है स्टडी विद वैभव, यही जो है सेम चीज़ लिखा है ना, ऐसे लिख लीजिएगा VAIVHAB, फिर एक स्पेस करके प्रयाग में स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ PRAYAGRAJ, प्रयागराज। इस पे आ जाइए, आराम से आपको दे देंगे, मैसेज करिए तुरंत सोल्यूशन देंगे आपको। बाकी धन्यवाद, देखते रहिए चैनल को, हो सकते हो शेयर जरूर करिए, क्योंकि भैया 30-32 व्यू आ रहा है, इतनी मेहनत हो रही है। बाकी धन्यवाद आप लोगों का।